अच्छा जी, डेंटल मटेरियल को आगे प्रोसीड करते हैं। आज का जो टॉपिक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज की तरफ जाते हैं। मोस्टली जब क्यूविटी प्रिपरेशन होती है, क्यूविटी प्रिपरेशन किस पर्पस के लिए होती है? अगर टूथ जो है वो केरीज की वजह से डीमिनरलाइज हुआ है, टूथ केरीज की वजह से खराब हुआ है, टूथ में क्या है, उसमें केरीज एक्सटेंड हुई है टुवर्ड डेंटिन, केरीज एक्सटेंड हुई है टुवर्ड पल्प। समझ में आई बात? डीमिनरलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट है इस पोजीशन से, और यहां तक जो है वो पल्प कैविटी है, और ये वाला हिस्सा जो है, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा जो है, ये केरीज ने खराब किया है। अज्यूम इट इज अ केरीज। तो यहां पर आपके साथ ऑप्शन आ जाता है ट्रीटमेंट का, क्योंकि आपने नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को रिस्टोर करना ही होगा ताकि टूथ की नॉर्मल जो फंक्शन है वो मेंटेन रहे। सही है? तो इस रिस्टोरेशन के लिए सबसे पहले आप प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन क्या होगी? क्यूविटी प्रिपरेशन। आपने इस सारी केरीज जो है, जो केरीज है, उसको रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। जब आप केरीज को रिमूव करेंगे तो इस कैविटी को एक शेप मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको क्या मिल जाएगा? एक शेप मिल जाएगा। ये इसी शेप में एक कैविटी आ जाएगी। मसला ये होता है कि जब भी आप इसके लिए फिलिंग मटेरियल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? फिलिंग मटेरियल, सीमेंट्स यूज करते हैं डायरेक्ट रिस्टोरेशन के लिए। तो प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर नीचे अगर पल्प वाइटल है, मैं सिर्फ वाइटल पल्प की बात कर रहा हूं, पल्प की वाइटलिटी की बात कर रहा हूं। पल्प की वाइटलिटी का क्या मतलब होता है? पल्प की वाइटलिटी का मतलब ये है कि मैं फिलिंग प्लेस कर रहा हूं, सीमेंट प्लेस कर रहा हूं, लेकिन नीचे जो पल्प है वो जिंदा है। नीचे जो पल्प है वो जिंदा है। इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि आपका दांत दर्द करता है। जब केरीज होती है ना, या आप खुराक या रात को नींद में आपके दांत जो है वो दर्द करना स्टार्ट करता है, तो इट माइट बी द इंडिकेशन ऑफ वाइटल पल्प। सही है कि इंसल्ट हो रहा है, पल्प की पल्प अंडर स्ट्रेस आ रहा है। तो इस वजह से पल्प पल्प की फिर हम टेस्टिंग करते हैं वाइटलिटी के लिए। 9-10 तरह के टेस्ट होते हैं पल्प की वाइटलिटी को चेक करने के लिए, बट मैं वाइटल पल्प की बात कर रहा हूं। अगर आप यहां पर डायरेक्टली फिलिंग मटेरियल प्लेस करते हैं इस कैविटी में, तो इशू ये आ रहा है कि जो फिलिंग मटेरियल होते हैं वो केमिकल्स है, वो केमिकल्स है, वो तो कोई और चीज नहीं। दीज आर नॉट नेचुरल, वो कोई नेचुरल रेमेडीज नहीं है। वो पल्प फ्रेंडली भी हो सकते हैं, पल्प नॉट फ्रेंडली भी हो सकते हैं, बट दे आर एट द एंड ये केमिकल्स ही हैं। तो जब आप इस कैविटी में केमिकल्स प्लेस करेंगे तो हाई चांसेस है कि ये जो नीचे वाला पल्प है वो इन केमिकल्स के इंसल्ट की वजह से, केमिकल की नेचर की वजह से खराब हो सकता है, और ये वाइटल पल्प जो है ये नॉन वाइटलिटी की तरफ जा सकता है। ये वाइटल पल्प क्या है? ये नॉन वाइटलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो इस पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिंपली इस पल्प को हम क्या कर लेंगे? प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस कैविटी में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। नॉट इन सेंस आपके आप यहां पर प्रिपरेशन में मॉडिफिकेशन करते हैं, प्रिपरेशन की बात नहीं होती। यहां पर आप मॉडिफिकेशन करते हैं कि आप यहां पर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर लें, कोई और चीज यूज कर लें, ताकि आप पल्प को प्रोटेक्ट कर लें। तो इसी पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहां पर आप इस कैविटी में मल्टीपल टाइप ऑफ मटेरियल यूज कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास लाइनर्स का, लाइनर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कैविटी वार्निशेस, और थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास बेसिस का। तीन चीजें होती हैं बेसिस। सही है? तो ये क्या चीज होती है? लाइनर्स क्या चीज होती है, वार्निशेस क्या चीज होती है, और बेसिस क्या चीज होती है? सिंपली इस पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए फिलिंग मटेरियल को अप्लाई करने से पहले हम इस कैविटी को क्या करते हैं? इस कैविटी को लाइन करते हैं। क्या करते हैं? लाइन। इसको इसी तरह नैरो सी लाइनिंग दे देते हैं फ्रॉम ईच साइड। समझ में आई बात? इसको इसी तरह लाइनिंग देते हैं। अब लाइनिंग का ये फायदा होता है कि जो फिलिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो केमिकल होगी वो अंदर इस ट्यूब में, जो डेंटिनल ट्यूब यूज है, इसके अंदर जाएगी नहीं, और वो एट द एंड यहां पर इस पल्प के अंदर नहीं जाएंगे। आपने क्या कर लिया? आपने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर ली। पहले कैविटी को एक लाइनिंग दे दी। क्या दी थी? लाइनिंग। वो लाइनिंग आपने किस लिए दी? वो लाइनिंग आपने इसलिए दी कि भाई अगर मैं यहां पर फिलिंग मटेरियल प्लेस करता हूं, तो इस फिलिंग मटेरियल के जितनी भी केमिकल्स है वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू पल्प की तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे और पल्प को खराब नहीं करेंगे। ये इसी कैविटी में कन्फाइंड, इसी में कैद रह जाएंगे और इसी लाइनर के अंदर मौजूद होंगे। समझ में आई बात?
तो इसी तरह फॉर दिस पर्पस हम लाइनर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लाइनर्स। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट एंड इट विल बी योर एमसीक्यूज इन द फाइनल एग्जाम कि भाई अच्छा इसको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करते हैं। सही है, ये हो गए लाइनर्स। क्यूटी को लाइन करने के लिए, क्यूटी को किस चीज करने के लिए? लाइन। फॉर एग्जाम्पल वैलिड एग्जाम्पल कि ये वॉल है, ये क्या है? एक दीवार है। अब इसका प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर कोटिंग इसकी नहीं हुई है, सीमेंट कोटिंग इसकी नहीं हुई है, और डायरेक्ट आप इस पे पेंट लगा लेते हैं तो इसमें जितने भी होल्स है, जितने भी पोर्स है, उसमें वो पेंट अंदर चला जाएगा, बट इट डजंट लुक एस्थेटिक, ये एस्थेटिक नजर नहीं आएगा, और एक महीने बाद वो पेंट जो है वो सारा जो है वो अंदर अब्जॉर्ब होगा और कलर खत्म हो जाएगा। सही है। तो इसी तरह क्यूटी की भी वॉल्स होते हैं, उनमें भी अगर आप डायरेक्टली इस मटेरियल को पुट करते हैं तो अब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर वो मटेरियल की जो कैपेबिलिटीज होती है वो खत्म हो जाएंगी। तो इसी तरह सबसे पहले हम इसकी प्लास्टर कोटिंग करते हैं, सीमेंट कोटिंग करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं तो वो पेंट अपनी जगह पर मौजूद होता है। तो इसी तरह इस क्यूटी को हम पहले लाइन करते हैं लाइनर से। मैं बता दूंगा कि लाइनर्स कौन कौन से मटेरियल हैं। लाइनर्स हमारे पास इंडस्ट्री में मटेरियल की बहुत बड़ी ग्रुप है, एक फैमिली है। सही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइनर्स का, थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करेंगे हम, जस्ट गिविंग द सुपरफिशियल ओवरव्यू। सही है। इसके बाद क्यूटी वार्निश को छोड़ दे, बेस की तरफ आते हैं। बेस क्या होता है? बेस। सही है। बेस असल में लाइनर्स एंड बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मामूली सा एक दूसरे से डिफरेंट है। वो इस कॉन्सेप्ट पे एक दूसरे से डिफरेंट है कि मैं इसको वापस लाइनर वाले कहानी को मिटा देता हूं एंड आई विल हैव टू क्रिएट अ न्यू डिजाइन ऑफ क्यूटी, ताकि इसमें हम अब बेस अप्लाई कर रहे। कभी कभी ये होता है, कभी कभी ये होता है, एंड दिस माइट बी द एमसीक्यूज एंड फाइनल एग्जाम। कभी कभी आपकी क्यूटी की जो एक्सटेंट होती है वो शैलो होती है, शैलो क्यूटीज, नॉट डीप। इसमें आरडीटी का एक कॉन्सेप्ट है, आरडीटी। आज का क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सम प्रीशियस पॉइंट्स रिगार्डिंग डेंटल मटेरियल एंड डेंटिस्ट्री, तो आप सुन ले। सही है। तो आरडीटी। सही है। यहां पर होता यह है कि व्हेन द क्यूटी इज शैलो, शैलो मीन नॉट डीप, नॉट नियर टुवर्ड्स पल्प, पल्प के बहुत करीब नहीं है, तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लाइनर्स यूज करते हैं कि बड़ा क्यूटी बस इसको लाइन कर दो, बात खत्म करो। लेकिन अगर क्यूटी की एक्सटेंट, इसको हम कहते हैं डीप क्यूटीज, वो थोड़ी सी डीप है टुवर्ड पल्प, तो वहां पर हम फिर बेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बेस। अच्छा, बेस यहां पर क्या होते हैं? बेस हमारे साथ ऐसे मटेरियल होते हैं सिंपली कि हम उसको क्यूटी का जो बेस होता है, जो फ्लोर होता है क्यूटी का। अब दो कॉन्सेप्ट है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सारे, ये भी क्यूटी है जो मैंने प्रिपेयर की है, इसके नीचे भी क्यूटी है जो नेचुरल पल्प क्यूटी है। तो इस क्यूटी का जो फ्लोर है वो इस क्यूटी का रूप है। समझ में आई बात? ये फ्लोर जो है वो इस पल्प क्यूटी का रूप है नेचुरली। तो मैंने क्या करना है कि अगर मैंने इस क्यूटी को प्रिजर्व रखना है, इस क्यूटी को प्रिजर्व रखना है, तो मैंने ये वाली जो जगह है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनानी होगी ताकि मटेरियल का फोर्स नीचे ना आए। ये जो रिमेनिंग डेंटिन है आपके पास, रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस, जो पल्प क्यूटी और इस क्यूटी के दरमियान जो डेंटिन रिमेन्स है, जो आरडीटी है, वो उसकी जो वेट है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए ताकि इसको प्रॉपर सपोर्ट मिले। अगर ये छत नीचे आ जाए तो आप फॉर एग्जाम्पल पल्प हो और ये छत है, तो अगर ये नीचे बैठ गया तो पल्प खत्म, आप खत्म। तो हमने इस फ्लोर रूट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि इसके ऊपर जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो लेकिन हम प्रिजर्व रहे। तो इसी तरह इस क्यूटी को हमने प्रिजर्व रखना है, तो हम यहां पर अप्लाई करते हैं बेसिस। क्या अप्लाई करते हैं? बेसिस। ताकि इधर देखो, ये छोटा सा अगर डेंटिन का कुछ हिस्सा रह गया, ये ग्रीन वाला फॉर एग्जांपल डेंटिन का कुछ हिस्सा जो है वो रह गया है, डेंटिन का कुछ हिस्सा रह गया है, तो कुछ हिस्सा मैं इसके साथ बेस का कंबाइन कर लेता हूं। किसका कंबाइन कर लेता हूं? बेस का साथ में कंबाइन कर लेता हूं। तो इन दोनों की जो वेट होगी, ये वाली जो दोनों की वेट है ये थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसके बाद आप लाइनर्स अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है। आप डायरेक्टली ही डेंटल मटेरियल या फिलिंग मटेरियल को प्लेस कर सकते हैं। यू कैन प्लेस एमल्गम्स, इन फास्फेट्स, इन पॉलीकार्बोक्सिलेट्स, इन हेक्साइडोजेनॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कंपोजिट रीजन, गोल्ड एंड एनी अदर मटेरियल, सिलिकेट सीमेंट, फास्फेट सीमेंट। सही है। तो आप यहां पर उनको एज अ फिलिंग मटेरियल प्लेस कर सकते हैं। तो लाइनर्स और जो बेसिस है उनका यही कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन में सिर्फ यह फर्क है कि लाइनर्स आर यूजुअली अप्लाइड टू शैलो कैविटीज एंड बेसिस आर इंटेंडेड टू अप्लाई ऑन परमानेंट डीप कैविटीज।
सही है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। दोनों दोनों जो है, दोनों का जो फंक्शन है वो सिमिलर है, पल्प को प्रोटेक्ट करना। सही है, इसमें इस डेंटल मटेरियल से कोई 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 केमिकल्स लीच आउट ना हो। इसकी लीचिंग, लीचिंग का मतलब है बाहर आना, लीच आउट होना, एंड देन अगर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो किसकी तरफ आ जाए भाई, पल्प की तरफ आ जाए और पल्प को खराब करे, तो पल्प की वाइटलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम ये सारा प्रोसीजर कर लेते हैं। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो जो मेजर कॉन्सेप्ट है, जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स का ये मतलब होता है कि भाई हमें इससे चाहिए क्या, what we need, what an ideal liner basis or any cavity liners can provide। हमें आइडियलिटी क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होता है बैरियर। क्या क्रिएट करना है हमने? बैरियर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? बैरियर। अच्छा, बैरियर, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर? अच्छा, यहां पर मैं अब आपको बता देता हूं कि बेसिकली वार्निश और लाइनर में क्या फर्क होता है। अच्छा, वार्निश जो होते हैं, वार्निशेस, वार्निशेस आपके पास हाँ वही चीज, ये एक लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड, ये सस्पेंशन टाइप। सही है, इसमें पाउडर या इस तरह चीजों को मिक्स किया जाता है। सही है, और इनकी एक सस्पेंशन बन जाती है। जब आप किसी चीज पे इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी कोटिंग रह जाती है, वाटर इवापोरेट हो जाता है कुछ देर बाद, सिर्फ वो कोट रह जाती है। क्या रह जाती है? वो कोट रह जाती है, पानी खत्म, सूख जाता है और ये इस चीज को कवर कर लेता है। लाइनर्स और वार्निश में फर्क ये होता है कि लाइनर्स थोड़े से आप कह सकते हैं कि मोटे हो सकते हैं। सही है, थोड़े से। हाँ, मेन रीजन बैरियर्स में है कि जो लाइनर्स हैं वो सिंपली आपको मैकेनिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, थर्मल बैरियर्स, ये सारे जो है वो आपको लाइनर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वार्निश आपको बस फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर देगा, बाकी मैकेनिकल और थर्मल का इतना ज्यादा इनको वो मतलब कि आप यूज नहीं कर सकते। सिंपल नैरो मटेरियल। सही है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप क्यूविटी वार्निश इज सिंपली अ लिक्विड, अ सस्पेंशन, आप क्यूविटी पे अप्लाई करते हैं, ये भी बैरियर्स के लिए होता है। बट ये क्या करता है, इवापोरेट होकर क्यूविटी की कोटिंग छोड़ देता है और मोस्टली ये फिजिकल बैरियर के खिलाफ वर्क कर सकता है, एंड बाकी मैकेनिकल और इन सब के खिलाफ ये वर्क नहीं कर सकता, इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। बाकी मोटाई में थोड़ी सी इनकी डिफरेंशिएशन है। लाइनर्स इज इंटेंडेड टू बी मोर इन डायमीटर एंड थिकनेस। इसमें फिर थिन और थिक लाइनर्स का भी कॉन्सेप्ट है। लाइनर्स में थिन लाइनर्स और थिक लाइनर्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसी तरह ये तीनों जो मटेरियल होते हैं, ये तीनों जो मटेरियल होते हैं वो इंटेंडेड है पल्प प्रोटेक्शन के लिए या कैविटी प्रोटेक्शन के लिए। इन तीन मटेरियल के अलावा डेंटल मटेरियल में या डेंटिस्ट्री में दो और ऐसे डायरेक्ट रिस्टोरेटिव मटेरियल है। दो और क्या है? डायरेक्ट रिस्टोरेटिव मटेरियल। एक को हम कहते हैं लूटिंग एजेंट्स और एक आपके पास फिलिंग मटेरियल आ जाते हैं। तो मैं लूटिंग का भी आपको बता दूंगा, सिंपली लूटिंग का क्या करूंगा बता दूंगा, एंड देन फिलिंग मटेरियल तो वैसे भी हम पढ़ लेंगे, बट ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो हम सिर्फ यहाँ तक इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बैरियर्स हमें चाहिए होता है, थर्मल बैरियर चाहिए होता है, फिजिकल बैरियर चाहिए होता है हमें, एंड केमिकल बैरियर, कि भाई कोई केमिकल लीचिंग ना हो। सही है, कोई फिजिकल फोर्स ना आ जाए। सही है, और साथ साथ में थर्मल भी, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पल्प इज रियली 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 सेंसिटिव टुवर्ड टेम्परेचर चेंज। सही है, पल्प जो है वो टेम्परेचर चेंज को, तभी तो हॉट और कोल्ड में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज में आपको सेंसिटिविटी होती है या पेन होता है। सही है, तो ये क्या होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड टेम्परेचर चेंज। तो इस वजह से हमें थर्मल प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन, ये सारे प्रोटेक्शन चाहिए होते हैं लाइनर्स एंड बेसिस से। आप कॉन्सेप्ट देख लें सिंपली, एक और आप कॉन्सेप्ट देख लें एडहेसिव्स का, समझ में बात, और पल्पल मेडिकेशन का। अच्छा, बेसिस क्या होते हैं? बेसिस स्पेसिफिकली, ये बेसिस जो होते हैं, ये बेसिस एक तो ये पल्प को प्रोटेक्ट करते हैं सिंपली, इसमें थेरापेटिक इफेक्ट होता है, ट्रीटमेंट वाली इफेक्ट होती है, सूथिंग इफेक्ट पर पल्प। पल्प को क्या करते हैं? सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो वो पल्प की हेल्थ को मेंटेन करता है, पल्प की हेल्थ को इंप्रूव भी कर सकता है। और सर्टन मटेरियल उसी कैटेगरी के वो डेंटिन को भी डिपॉजिट करते हैं। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या सुना होगा, सेकेंडरी डेंटिन डिपोजिशन। तो ये तो सेकेंडरी डेंटिन को भी ये डिपॉजिट करते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेडिकेशन।
सही है। मेडिकेटेड मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो हम बेस के लिए स्पेसिफिकली, लाइनर नॉट माइनर, बेस के लिए हम यूज करते हैं, और वो इसीलिए यूज करते हैं कि पल्प को वो प्रोटेक्ट कर ले या पल्प को वो सूथिंग इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट वो प्रोवाइड कर ले। तो ये भी दूसरी बात ये होती है कि वार्निशेस जो होते हैं ना, वार्निशेस इट माइट बी इन एमसीक्यूज इन योर फाइनल एग्जाम। वार्निश जो होता है वो किसी किस्म का बॉन्ड नहीं बनाता टूथ की सरफेस के साथ, बस वो फिजिकली अटैच हो गया, वाटर इवापोरेट हो गया, बस वो कोटिंग रह गई, एक फिजिकल कोटिंग रह गई, बट नॉट एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल और फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल रिटेंशन। बट लाइनर जो होते हैं वो मोस्टली नाइलर्स एंड बेसिस दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद डेंटिन। सही है। तो फिजिकली ये अटैच होते हैं वार्निशेस, बाकी ये दो मटेरियल जो है इट कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद डेंटिन। अच्छा, एक और बात भी है, एक और बात ये है कि आप प्राइमर जानते हो? प्राइमर डेंटल मटेरियल फर्स्ट में प्राइमर पढ़ा था ना, तो प्राइमर क्या होता है? प्राइमर इज एक्चुअली, अगर आप प्राइमर को इज अ लाइनर यूज करते, कुछ ऐसे लाइनर्स होते हैं या बेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते। वो क्या नहीं बना सकते? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी होती है प्राइमर की? उनकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डेंटल मटेरियल के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं और टूथ के साथ भी बॉन्ड बना, और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि डायरेक्टली मटेरियल और टूथ एक दूसरे के साथ नहीं बना सकते। तो प्राइमर को हम एज अ लाइनर अप्लाई करते हैं, तो उसकी ये फायदा होगा कि एक साइड पे तो वो डेंटल मटेरियल डेंटिन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, दूसरे साइड पे वही प्राइमर तो एक एलपी का काम कर लेगा, या इन दोनों मटेरियल को एक दूसरे के साथ, टीथ सरफेस को और डेंटल मटेरियल को एक दूसरे के साथ अटैच कर ले। समझ में आई बात? तो इसी तरह प्राइमर वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर जनरेट हो जाता है। एक और बात ये कि ये क्यूविटी वार्निशेस जो होते हैं ना, इसको नॉर्मली आप वो भी कह सकते हैं क्यूविटी सीलर्स। ये क्यूविटी को सिर्फ क्या करते हैं? सील करते हैं, फिजिकली सील करते हैं। तो सीलर्स इज अ फैमिली, मेजर जो फैमिली होती है वो सीलर्स होती है, और वार्निश जो है वो सीलर्स के अंदर आते हैं। बच्चों की वार्निश इनकी सबसे बड़ी वो है रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, सीलर्स को वार्निश कह रहे हैं, वार्निश को सीलर। बल्कि असल में ये है कि बेसिकली जो मेजर फैमिली है, या जो लीडर, या जो जिसकी प्रेजेंटेशन होती है, जिसकी पहचान होती है, तो वो सीलर्स से होती है, लेकिन वार्निश इनकी सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन है। समझ में आई बात? तो इस वजह से, जैसे सिरेमिक्स एक बहुत बड़ी वो है, लेकिन पोर्सलीन जो है वो सिरेमिक की सबसे बड़ी क्लास होती है, तो लोग पोर्सलीन को भी सिरेमिक कहते हैं और सिरेमिक को भी पोर्सलीन कहते हैं। तो इसी तरह ये सीलर्स हैं, केविटी सीलर्स है, लेकिन वार्निश में सबसे बड़ी मटेरियल की फैमिली है, तो हम इसको वार्निश और सीलर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वार्निश को जब आप अप्लाई करते हैं तो सिंपली 2 to 5 माइक्रोन ये उस वेट होती है, या जिस वेट के साथ आप इसको अप्लाई करते हैं, जो थिकनेस होती है, सिंपली इस मटेरियल की एप्लीकेशन की जो थिकनेस होती है वो सिंपली 2 to 5 माइक्रोन तक होती है। आप इसको अगर एनिमल पे अप्लाई करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसको डेंटिन कैविटी या डेंटिनल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और मोस्टली ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू लीकेज, कि मटेरियल से लीचिंग आउट ना हो, डेंटल मटेरियल से कोई लीकेज ना हो। ये असल में पल्प को हमने इंतहाई आइसोलेट रखना है। अब अगर पल्प की वाइटलिटी को हमने मेंटेन रखना है ना, तो हम उनको आइसोलेट रखते हैं, पल्प कैविटी को आइसोलेट रखते हैं। तो आइसोलेशन के लिए, मटेरियल से आइसोलेट करने के लिए सिंपली हम ये सारी चीजें, इसकी कंपोजिशन भी सिंपली ऐसी होती है कि बस जो सिंथेटिक गम्स होते हैं, या जो लेटेक्स टाइप सब्सटेंस होते हैं, जो इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं, ट्रीज के ऊपर जो गम्स बने होते हैं, उनको हम वाटर या किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर लेते हैं, इथेनॉल वगैरह में, ऑर्गेनिक, एंड देन मिक्सचर क्रिएट होता है। मिक्सचर इज अ काइंड ऑफ सस्पेंशन, और उसी सस्पेंशन को हम फिर अप्लाई करते हैं क्यूविटीज में, एंड देन उससे जो लिक्विड है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो इवाल्वेट हो जाता है, और जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो रह जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोटिंग। समझ में आई बात? इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। अच्छा, लाइनर्स की तरफ आएंगे तो लाइनर्स में फिर ये दो फैमिलीज या दो टाइप्स होते हैं, थिन लाइनर्स एंड थिक लाइनर्स। तो थिन लाइनर्स एंड थिक लाइनर्स जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके वेट का फर्क होता है एप्लीकेशन का। समझ में आई बात? कि कितने वेट तक आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से लेके इनकी अपनी एक वो होती है, 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर की थिकनेस में जब आप अप्लाई करते हैं ना, 2 से 5 माइक्रोमीटर, तो वो थिन लाइनर में आ जाता है। और इससे ज्यादा, सही है, 0.2 to 1 mm, फिर mm की बात आ रही है, सही है, mm की, तो 0.2 से लेके 1 mm तक जब आप एप्लीकेशन करते हैं थिकनेस में, तो वो थिक लाइनर्स में आ जाती है। तो थिन लाइनर्स का भी एक कॉन्सेप्ट है और थिक लाइनर